रहमानी अगर घर में सबकी लाडली और सरछड़ी थी तो रहमानी की जान भी सारे घर वालों के अंदर बसती थी। यजदान और यशफ इसके दानी और यश थे तो यशार के यश को हटाकर वो उसे आर बोलती थी। अमर इसकी आपी थी और यूसुफ इसका शाह था। आगा जान के नाम के आगे से आगा हटाकर वो इसे अन्य पर जान बोलती थी। और ननी रहमानी की जुबान से अपने लिए इतना प्यारा नाम सुनकर उमर साहब का सिर खून बढ़ता था। वो जो पहले एक बच्चे के लिए सालों से तरस रहे थे, अब खुदा ने उन्हें एक साथ छह छह बच्चों के बाप होने का एजाज अता किया था। इन्हें 4 बेटों के साथ 2 बेटियाँ भी मिल गई थीं। मुस्तक़बिल करीब में उन्होंने अपनी दोनों बेटियों के लिए अपने ही घर के 2 बेटों के बारे में सोचा हुआ था और अपने ख़्याल को उन्होंने अम्मी के 19 साल का होते ही अमली जामा भी पहना दिया था। यशब ने उन दिनों नई-नई जॉब जॉइन की थी। यज़दान को जॉब शुरू किए काफ़ी अरसा हो चुका था। यज़दान का रुझान फ़ौज की तरफ था, इसलिए उसने आर्मी जॉइन कर ली थी। फिर उम्र के 28वें पड़ाव पर पहुँचते-पहुँचते यज़दान मेजर की पोस्ट पर भी फ़ाइज़ हो चुका था। आगाजान कई सालों से यज़दान पर शादी के लिए ज़ोर दे रहे थे, मगर हर बार इन्हें टाल दिया जाता था। लेकिन ये शब के बरसरे रोज़गार आते ही आगाजान ने एक दिन इन दोनों को घेर लिया था। यज़दान, कितने सालों से मैं तुम पर शादी के लिए कह रहा हूँ, मगर हर बार तुम मुझे कोई ना कोई बहाना करके टाल देते हो। लेकिन अब माशाल्लाह यश भी जॉब करना शुरू हो चुका है। तुम दोनों बरसरे रोज़गार हो चुके हो। शादी के लिए यही सही वक़्त है। मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों की जल्द से जल्द शादी कर दो। 1-2 लड़कियाँ मेरी नज़र में हैं, मगर तुम दोनों की कोई पसंद हो तो बिला झिझक मुझे बता दो। आगा जान ने अपने सामने बैठे अपने खूबरू पोते और हसीन से भतीजे को देखा, जिन्होंने इसकी आखिरी बात पर फौरन नफी में सर हिला दिया। अच्छी बात है। तो फिर मेरी पसंद की लड़की के लिए बताओ। देखो, अब जो मैं कहने जा रहा हूँ, उसे ध्यान से सुनना और मेरी बात समझने की कोशिश भी करना। अमल बिन माँ-बाप की बच्ची है। मेरे लिए वो मेरी सगी औलाद की तरह है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि इसकी शादी इसी घर में हो। वो ज़िंदगी भर मेरी आँखों के सामने रहे। तुम दोनों में से एक को मैं अमल के लिए चुनना चाहता हूँ। अब तुम दोनों अपनी राय दो मुझे। आगा जान ने इन दोनों के सामने अमल का नाम पेश करते हुए इन दोनों की अमल के बारे में राय जाननी चाहिए थी, मगर इनकी बात सुनकर यशब अपनी जगह से उछल पड़ा। आगा जान, शादी और अमल से? आर यू सीरियस? मैंने उसे बचपन से छोटी बहन समझा है। जानते हैं कितनी छोटी है वो मुझसे? वो यूशी की उम्र की है और मैं कतई उसके लिए ऐसा नहीं सोच सकता। इसके लिए तो मैं क्या इस वक्त भी किसी के लिए भी कुछ ऐसा नहीं सोच सकता। अभी मैंने नई नई जॉब शुरू की है, इस वक्त तो मैं शादी करना अफोर्ड ही नहीं कर सकता। तो मेरी तरफ से बहुत माजरत। आगाजान की बात सुनकर यशब संजीदगी भरी झुंझलाहट के साथ बोला, जबकि यहसान जो कई सालों से अमल को दीवानगी की हद तक चाहता था, यशब की उम्र वाली बात सुनकर इसका हौसला ही टूट गया। जबान तालू से चिपक गई थी। और तुम दानी, तुम क्या कहते हो? आगाजान ने सवालिया नजरों से यजदान को देखा। आगाजान, वो मुझसे 8 साल छोटी है। यजदान ने झिझकते हुए कहा। हम्म, यानी तुम्हारी तरफ से भी इनकार है? आगाजान ने संजीदगी से कहा। नहीं नहीं आगाजान, इनकार नहीं है, मगर मेरी और अमल की उम्र में 8 साल का फर्क है। यश अमल से बस 4 साल बड़ा है, मगर मैं 8 साल बड़ा हूँ और शायद अमल को भी इस बात पर एतराज होगा। आगाजान की इनकार वाली बात सुनकर यजदान ने फौरन तरदीद की थी। लड़की जो उसे सांसों की तरह अजीज थी, उसे अपनाने के लिए वो कैसे इनकार कर सकता था। मगर यशब के इस उम्र वाले एतराज को सुनकर वो बुरी तरह शर्मिंदा हुआ था कि जब यशब को अमल से अपनी उम्र से 4 साल का छोटा होने का फर्क इतना बड़ा लग रहा है, तो वो यशब से भी 4 साल बड़ा था और अमल इससे पूरे 8 साल छोटी थी। ऐसे में वो कैसे अपनी जुबान से आगा जान के सामने अमल का नाम लेता। उम्र के फ़र्क को छोड़ो, ये कोई ऐसे काबिल एतराज़ बात नहीं है। मर्द और औरत के दरमियान उम्रों का फ़र्क इतना होना मामूली बात है। ये एक आम-सी बात है और अमल की फ़िक्र भी मत करो, वो मेरी बेटी है। मैं जिसके हाथ में इसका हाथ दूँगा, वो खुशी से अपना लेगी। इसके लिए अच्छे लड़कों की कमी नहीं। वो माशाल्लाह इतनी खूबसूरत और नेक-सीरत बच्ची है कि स्कूल के ज़माने से अब तक इसके लिए एक से बढ़कर एक प्रपोज़ल आ रहे हैं। मैं मना कर के थक चुका हूँ। तुम लोग मेरे अपने बच्चे हो, इसलिए बाकियों के मुकाबले मेरी पहली तरजीह तुम थे। लेकिन अब तुम लोग ऐतराज़ कर रहे हो तो बाहर के ही रिश्ते देखता हूँ। हाल में ही उसके लिए एक प्रपोज़ल आया है। लड़का बिज़नेसमैन। नहीं, नहीं आगा जान। यज़दान आगाजान की बात काटकर तकरीबन चीखते हुए अपनी जगह से उठकर उनके पैरों में आ बैठा था, जबकि आगाजान के सामने बैठा यशब हैरत से अपने चचा को देखने लगा। आप अमर की शादी कहीं और करने की सोचिएगा भी मत, क्योंकि मैं उससे बेहद मोहब्बत करता हूँ। इसके बिना जीने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। प्लीज़ उसे मेरी बना दें। मैं अमर के सिवा और किसी और से शादी नहीं करूँगा आगाजान। वो जो पहले अमल का नाम भी लेने में मुताम्मिल था, अब इसको किसी और का होने की सुनकर उसके दिल की धड़कन जैसे रुक गई थी।
तभी वो आका जान के घुटनों को थाम कर तड़प कर बोला था। इसकी अमल के लिए इस मोहब्बत और तड़प को देखकर यशब हैरान और साकत सा बैठा रह गया था, क्योंकि यज़दान ने इस बारे में अपने सबसे करीबी दोस्त और राज़दां यशब को भी हवा नहीं लगने दी थी। जबकि आगा जान भी यज़दान की बात सुनकर हैरत से इसका चेहरा तकते रह गए थे। लेकिन फिर अचानक इनके लबों पर बड़ी प्यारी और पुरशफ़क़त मुस्कुराहट फैल गई थी। उन्होंने पुरउम्मीद नज़रों से खुद को तकते भतीजों को कंधों से थाम कर उठाया था। तुमने कभी मुझे नहीं बताया इज़दान? आगा जान ने मस्नूई खफगी से दानी को देखा था। आपको क्या? दानी ने मुझे भी नहीं बताया था आगा जान। यशब खुफकी से बोलता हुआ उठकर बाहर निकल गया। भतीजे की खुफकी देखकर यज़दान ने तासुब से आंखें मूंदते हुए नफ़ी में सर हिलाया। यानी अब अपने जान से अजीज भतीजे और दोस्त को मनाने का काम भी इसे ही करना था। और फिर इसकी शदीद तरीन ख्वाहिश और पसंदीदगी को देखते हुए आगा जान ने उसे इसी हफ्ते अमल और यज़दान को निकाह के मुकद्दस बंधन में बांध दिया था। अमल का अपनी शादी को लेकर नज़रिया बिल्कुल साफ और क्लियर था। वो एक सीधी-सादी नेक सीरत मशरक़ी की लड़की थी, अपने बड़ों की रज़ा पर ताबेदारी से सर झुकाने वाली। इसके दिल के कोरे कागज़ पर अब तक किसी का भी कोई नाम नहीं लिखा था। इसीलिए निकाह होते ही उसने अपने दिल के बंद कवाड़ों को यज़दान के लिए बिला झिझक खोल दिया था। तभी से मेजर यज़दान बट आसानी से इसके दिल के तख्त पर विराजमान हो गया था और पूरे तमतराक से हुकूमत करने लगा था। निकाह होते ही यज़दान ने अपने दिल में मौजूद जज़्बों को छुपाने की चंदा कोशिश नहीं की थी। पहले वो जो अमल को दूर से चुपके-चुपके देखकर अपने दिल को बहलाने की तदबीरें किया करता था, निकाह होते ही उसने अमल पर अपने तमाम तर जज़्बे आश्कार कर दिए थे। इसकी मोहब्बत में छुपी शोखियाँ और शिद्दतें देखकर अमल अंगश्त अंगश्त बदनदार सी हो जाती थी। मगर दिल ही दिल में उसे खुद से वाराहाना अंदाज में मोहब्बत करने वाले यज़दान का ये रूप बहुत पसंद आया था। अमल इंग्लिश लिटरेचर में मास्टर्स करने का इरादा रखती थी, इसलिए यज़दान ने रुख़्सती की इसके मास्टर्स तक के लिए मुलतवी कर दी थी। यज़दान के बाद आगा जान ने यशब को भी शादी के लिए अमल की रुख़्सती तक का वक़्त दिया था। उन्होंने यशब से साफ कह दिया था कि वो इस अरसे में अपने लिए जल्द से जल्द कोई लड़की पसंद कर ले, वरना यज़दान की तरह वो उसे भी अपनी मर्ज़ी से कहीं भी बाँध देंगे। आगा जान की इस खुली धमकी पर यशब एक गहरा साँस खींच कर रह गया था। यशब से छोटा यशार फारूक मंजिल का सबसे शर्मीला किरदार था। वो लड़कियां तो दो लड़कों से भी खुलकर बात नहीं कर सकता था। अपने बड़े भाई और चचा की वो दिल से इज्जत करता था, मगर यशब के गुस्से से इसकी जान जाती थी। तभी बड़े भाई के सामने वो नजर उठाकर बात करते हुए भी डरता था। हाँ, यस्तान की जोली नेचर की वजह से वो इससे जरा खुलकर बात कर लिया करता था। यूशे इन सब भाइयों में सबसे ज्यादा शौक और शरारती था। ये उसकी उम्र का तकाजा था। वो भी अमल के साथ का ही था, इसलिए पूरे घर का लाडला और सर चढ़ा था। हत्ता कि ऋषभ अब भी उसे बच्चों की तरह ही प्यार करता था और शर्मीला कम गोसा यशार भी अपने सबसे छोटे भाई से बहुत मोहब्बत करता था। मगर यूशे की इस घर में सबसे ज्यादा रहमानी से बनती थी। वो दोनों बेस्ट फ्रेंड्स होने के साथ बेस्ट दुश्मन भी थे। जितना एक दूसरे के साथ इनकी दोस्ती थी, इतनी ही दुश्मनी भी थी। वो दोनों सारा दिन एक दूसरे के साथ खेल तमाशों में ही लगे रहते थे। रहमानी तो अभी बच्ची थी, मगर 20 साला यूसुफ 12 साला रहमानी के साथ खुद भी बच्चा बना रहता था। सारा दिन पूरी फारूक मंजिल में इन दोनों की शरारती आवाज़ों और चीखों पुकार से गूंजती रहती थी। यूसुफ जानबूझकर रहमानी को तंग करता था, जवाबन रहमानी भी इससे पूरा पूरा बदला लिया करती थी। वो वैसे भी खासी बागियाना ख्यालात की मालिक थी। इसके सर पर हर वक्त खून सवार रहता था। अभी वो बस क्लास फोर्थ में थी और स्कूल से आने के बाद पूरा दिन इसका इन्हीं कारस्तानियों में गुजरता था। कभी वो लकड़ी के तलवार से यशार और ऋषि के साथ तलवारबाजी करती पाई जाती, कभी घर में बिल्ली बकरियों की पीठ पर बैठी घुड़सवारी करती मिलती, तो कभी घर के बाहर वाले ग्राउंड में यशार और यूशे के साथ पतंग उड़ाती और किंची खेलती पाई जाती। इनके दोनों पार्टनर यशार और यूशे ने इसको बिगाड़ने में मजीद अहम रोल अदा किया था। वो रहमानी के दिल से हर तरह का डर और खौफ निकाल चुके थे। न वो किसी इंसान से डरती थी, ना ही रात के वक्त लॉक्ड पड़े थर्ड फ्लोर पर अकेले घूमते हुए उसे भूत प्रेत का डर और और देकर खौफजदा किया जा सकता था। ड्रामा देकर भी खौफजदा किया जा सकता था। वो जानवरों से दीवानगी की हद तक प्यार करती थी। इसलिए इसके और आगा जान के शौक की वजह से घर में जानवरों का अंबार जमा था। रहमानी बड़े छोटे हर किस्म के जानवर को बआसानी हैंडल कर लेती थी, सवाए बिल्ली की। बिल्ली से हमेशा रहमानी का 36 का आंकड़ा लगा रहता था। बिल्ली को देखते ही वो अपना डंडा उठाकर उसके पीछे कलमा पढ़ते हुए भाग जाती थी।
بلیوں کو شہید کرنے کا جنون ہمہ وقت اس کے سر پر سوار رہتا تھا۔ بلی کے سوا باقی سب جانوروں سے اس کی دوستی تھی۔ ہر سال بقرعید پر قربانی کے وقت رحمانی کی موجودگی بھی لازمی ہوتی تھی۔ قربانی جانور کے گلے پر چھری چلتے وقت سب سے اونچی اللہ اکبر کی تکبیر رحمانی کی ہی ہوتی تھی۔ قربانی ہوتے ہی وہ بڑی مہارت سے ذبح جانور کے پارٹس الگ کر کے ان کی بوٹیاں بھی بنا لیتی تھی، اور اس کام میں تو وہ اسے یزدان اور یشب کا بھی سپورٹ حاصل تھا، جبکہ اسے بالکل الٹ عمل کا معاملہ تھا۔ وہ ذبح ہوتے جانور کو کاٹتے دیکھنا تو دور کی بات، قربانی کے جانور کو زندہ حالت میں بھی چھونے کا حوصلہ اپنے اندر مفقود پاتی تھی۔ ہر سال قربانی کے وقت وہ اپنے روم میں بند ہو جاتی تھی، جب تک گوشت بن کر تقسیم نہیں ہو جاتا اور یہ یوشی آنگن کی صفائی دھلائی کا کام نہیں کر لیتے تھے۔ وہ باہر نہیں نکلتی تھی۔ ایک بار یوشی نے شرارت سے بنا قربانی کے جانور کا گوشت کٹے، خون صاف کیے عمل کو روم سے باہر بلا لیا تھا، مگر آنگن میں بکھرے خون اور رحمانی کو گائے کی لیگ کا ایک ٹکڑا کندھے پر بندوق کے سٹائل میں رکھ کر ٹہلتے دیکھ کر عمل زور زور سے چیختی وہیں گر کر بے ہوش ہو گئی تھی۔ پھر آغا جان سمیت یزدان، یشب اور یشار نے بھی یوشی کی اچھی خاصی کلاس لی تھی۔ وہ سب لوگ اپنی اپنی زندگیوں کی بڑی محرومیت سمیٹنے کے بعد ایک دوسرے سے جڑے تھے۔ انہوں نے ایک خاندان کا روپ بھی جڑ کر اپنے اپنے دکھ ایک دوسرے کے ساتھ باندھ کر جینے کا سلیقہ سیکھ لیا تھا۔ وہ آپس میں رشتوں کی ایسی مضبوط ڈور سے بندھے تھے کہ اسے چاہتے ہوئے بھی کوئی نہیں توڑ سکتا تھا۔ میٹنگ ہال میں مکمل خاموشی پھیلی ہوئی تھی۔ سوئی بھی گرتی تو اس کی آواز سنائی دی جاتی۔ سب آفیسرز کی سانسیں رکی ہوئی تھیں۔ نظامی صاحب ماسٹر چیئر پر بیٹھے غصے سے بھڑک رہے تھے۔ کسی کو ان کے سامنے بولنے کی مجال نہیں تھی۔ ہمارے دو اتنے ٹیلنٹڈ آفیسرز کیسے پکڑے گئے زوار صاحب؟ کوئی جواب ہے آپ کے پاس؟ نظامی صاحب نے اپنے سامنے بیٹھے آفیسر سے گرج کر پوچھا اور ایک گھورتی نظر وہاں بیٹھے باقی آفیسرز پر ڈالی۔ پھر دوبارہ اپنے سامنے بیٹھے ایک پرروب پرسنالٹی والے آفیسر کو دیکھا۔ کرنل اجلال، مجھے اس مشن کے لیے آپ کا تعاون چاہیے۔ مجھے اب آپ سمیت آپ کی ٹیم پر ہی بھروسہ ہے۔ یہ سب تو کسی کام کے نہیں۔ آپ مجھے اپنا بیسٹ دیں، اپنی پوری صلاحیت استعمال کریں، جو دل چاہے کریں، جس سے دل چاہے چنیں، مگر مجھے ہر حال میں رزلٹ اپنی مرضی کے مطابق چاہیے۔ آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ ان شیطانوں نے ہمارے آفیسرز کو شہید کر دیا۔ اتنی ہمت ان کمینوں کی کہ ہمیں چیلنج کریں۔ ہمیں ہر حال میں وہ بندے اور پاکستان میں موجود ان کے سارے ایجنٹس چاہیے جو بربادی کے اس کاروبار میں ملوث ہمارے ملک کے جوان لڑکے لڑکیوں کو ملک سے باہر سپلائی کر رہے ہیں۔ یہ سب جتنے چالاک اور شاطر ہیں، ان کا اندازہ آپ اسی بات سے لگا لیں کہ انہوں نے ہمارے اتنے ٹیلنٹڈ آفیسرز کو بھی پہچان کر ٹھکانے لگا دیا ہے۔ پولیس نے یہ کیس ہمارے ڈپارٹمنٹ کو اس لیے سونپا تھا کہ سننے میں یہ سب جتنا آسان لگ رہا ہے، اتنا آسان ہے نہیں۔ ان دشمنوں کے ساتھ ہمارے ہی ملک کے کچھ نمک حرام غدار بھی شامل ہیں۔ ہماری آستینوں میں چھپے انہی کے کچھ سانپوں نے ہمیں ڈسا ہے۔ یہ ہماری ملک و قوم کے ہی نہیں، نوجوان نسل کے بھی دشمن ہیں۔ ان سارے سانپوں کو ان کے بلوں سے ڈھونڈ کر باہر نکالیں اور ان کا وہ حشر کریں کہ یہ دنیا کے لیے عبرت بن کر رہ جائے۔ نظامی صاحب زور سے ٹیبل پر ہاتھ مار کر غصے سے کانپتے ہوئے بولے، کام ڈاؤن سر، اب بے فکر ہو جائیں، ہم ان کے ساتھ ایسا ہی کریں گے۔ ان آستین کے سانپوں کو ان کے بلوں سے نکال کر ان کے سر کچل دیں گے۔ ہم بھی اسی طرح ان کے گھروں میں گھس کر انہیں ماریں گے جیسے وہ ہماری صفوں میں گھس کر ہمیں مار رہے ہیں۔ وہ حشر کریں گے ان کا کہ ان کی روح بھی کانپ اٹھے گی۔ جنرل اجلال برہمی سے بولے تھے، زیادہ سے زیادہ 2 ماہ ہیں آپ کے پاس اس کام کے لیے۔ اس دوران کسی بھی قیمت پر مجھے اس گینگ کے سرغنہ سمیت اس کے سارے کارندے بھی چاہیے۔ کرنل نظامی کہتے ہوئے ایک جھٹکے سے اپنی جگہ سے اٹھے اور روم سے باہر نکلتے چلے گئے۔ ان کے پیچھے باقی آفیسرز بھی باہر نکل گئے، مگر سوچوں میں گم بیٹھے کرنل اجلال وہیں ہال میں بیٹھے رہ گئے۔ اف، لیو لیو لیو، یعنی ایک بار پھر مجھے امید نہیں تھی کہ ایک بار پھر ہم تم سامنے سامنے ہوں گے، مگر مجھے یہ بھی اچھی طرح پتہ ہے کہ یہ کام تمہارے سوا اور کوئی نہیں کر سکتا۔ زیر لب بڑبڑاتے ہوئے کرنل اجلال نے اپنے کوٹ کی پاکٹ سے سیل نکالا۔ ہیلو، یس، یہ میں ہی ہوں لیو، اور تمہیں یاد کرنے کی ایک وجہ ہی ہے۔ میرے پاس اسی لیے 1 گھنٹے کے اندر اندر مجھ سے آ کر میرے آفس میں ملو۔ اور ہاں، یہ آرڈر نہیں، ریکویسٹ ہے۔ کرنل اجلال نے دوسری طرف سے کال پک ہوتے ہی لیو سے کہا، اور اس کا مثبت جواب سن کر انہوں نے فون رکھ دیا تھا۔ 2 سال بعد تم سے دوبارہ اس انداز میں مل کر خوشی ہوگی لیو۔ امید کرتا ہوں کہ اب تک تم اپنے اندر کے جانور کو مار کر انسان کا روپ دھار چکے ہوگے۔ کرنل اجلال نے آنکھیں موند کر بڑبڑاتے ہوئے سیٹ کی پشت سے اپنا سر ٹکا لیا تھا۔
ये कराची के एक नाइट क्लब का अंदरूनी मंजर था। तेज चिंगारते म्यूजिक पर डांसिंग फ्लोर पर नशे में धुत नौजवान लड़के लड़कियां एक दूसरे की बाहों में बाहें डाले थिरक रहे थे। कुछ लड़के लड़कियां कोनों में कपल की सूरत में एक दूसरे में गुम शर्म हया के सारे पर्दे चाक करके बिना किसी की मौजूदगी का ख्याल किए शर्मनाक हरकतें कर रहे थे। ये लड़के लड़कियां बर्गस क्लास एलियट फैमिली से बिलोंग करते थे। इनकी गफलत में सोए माँ बाप अपनी औलाद की इन शर्मनाक हरकतों को भी अपनी क्लास का एक हिस्सा ही समझते थे। तभी इनकी बिगड़ी औलादें बिना खौफ खतर रात के इस पहर एक बदनाम शहर नाइट क्लब में अपनी मनमानियां करते फिर रहे थे। वहां मौजूद मुसलमान लड़के लड़कियां अपनी इकदार की बुरी तरह से धिच्चियां उड़ा रहे थे। इस क्लब में जवान लड़के-लड़कियां धड़ल्ले से वो सब काम करते पाए जाते जिन्हें देखकर कोई भी शरीफ और इज़्ज़तदार और गैरतमंद माँ-बाप अपनी आँखों में देख लेते तो शायद इन्हें अपनी औलाद की नियत से शर्मनाक फ़ेल देखकर शर्म से डूब मरने के लिए चुल्लू भर पानी भी नसीब नहीं होता। वो ताज्जुब से चारों तरफ देखता हुआ रोशीन को ढूँढने लगा, जिससे मिलने वो इस क्लब में आया था। क्लब में फैली मध्यम रोशनी और भीड़-भाड़ की वजह से वो उसे कहीं नज़र नहीं आई थी, इसलिए अपनी पॉकेट से फ़ोन निकाला और एक नंबर डायल किया। हेलो रोशीन, कहाँ हो तुम? मैं क्लब पहुंच चुका हूँ, एंट्रेंस पर खड़ा हूँ। वो चारों तरफ नजर घुमाता हुआ बोला, ये हो, तुम आ गए। सीधे चले आओ, मैं दाएं तरफ पड़ी टेबल्स में से लास्ट वाली टेबल पर बैठी हूँ। दूसरी तरफ मौजूद रोशीन ने जवाब दिया था और वो दाएं तरफ पड़ी टेबल्स की तरफ बढ़ गया। लास्ट वाली टेबल पर उसे रोशीन एक लड़की के साथ बैठी हुई दिखाई दी थी। इस लड़की को वो अच्छी तरह से जानता था। वो इसकी हजारों शदाइयों में से एक थी। इसने उसे इस वक्त यहाँ मौजूद देखकर वो जी भरकत खौफ ज़दा हुआ था और लंबे-लंबे ढक भरता रोशीन की टेबल तक पहुँच गया था। वेलकम लियो। उफ़! कितने दिन बाद देखा है तुम्हें। यकीन जानो तुम्हें देखकर मेरे अंदर इस बेचैन दिल को वो करार नसीब हुआ है कि मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकती। खड़े क्यों हो? बैठो ना। वो जिस लड़की का नाम शीना था, लियो को देखते ही तेज़ी से अपनी जगह से उठकर लियो के सामने आ खड़ी हुई और अदाए दिलरुबाना से लियो के गले में मौजूद दोनों बाजू हायल करके इसको जानिसार होती नज़रों से तकने लगी थी। लियो ने इसकी एक बेजार नज़र भरी नज़र अपने सामने खड़ी इस 27 लड़की पर डाली थी। शीना ने रेड कलर की नहायत शॉर्ट ड्रेस ज़ेब तन की हुई थी, जो इसके वजूद को छुपाने की बजाय मज़ीद उजागर कर रही थी। इस स्लीवलेस ड्रेस का गला शानों से उतर के इसके दोनों बाजुओं पर टिका था, जिससे इसके कंधे और बाजू बरहना हो रहे थे। ड्रेस की लंबाई घुटनों से कई इंच ऊंची थी, जिसकी वजह से इसकी सटोगोनी टांगें साफ दिखाई दे रही थीं। पैरों में 5 इंच की रेड हाई हील पहने शीना लंबे चौड़े लियो के सीने तक पहुंच पा रही थी। बिलाशुबा शीना इतनी हसीन थी कि बड़े से बड़े साहिब के ईमान को डगमगाने पर मजबूर कर सकती थी। शीना की नशीली आंखें अपने सामने खड़े इस शख्स पर टिकी हुई थीं, जो गुनाहगारों के बीच रहकर भी बहुत बड़ा नेकोकार था। मैं यहाँ बैठने नहीं आया, अपने काम से आया मिस शीना। वो अपने गले में हमारे शीना के हाथों को हटाता हुआ बेजारी से बोला, मगर वो बिना बुरा मना एक बार फिर इसके गले का हार बन गई थी। ओह लियो, तुम इतनी हसीन होकर भी इतने सड़ू और अकड़ू क्यों हो? मुझ जैसी हसीन लड़कियां जिसकी गुर्बत के लिए हजारों दिल तड़पते हैं, वो तुम्हारे गिर्द परवानों की तरह घूमती हैं। तुम पर निसार होती हैं और तुम निगाह उठाकर देखते भी नहीं हो। कुछ देर मेरे पास रुको, कुछ अपने दिल की कहो, कुछ मेरी सुनो। नागिन की तरह लियो के सीने से लिपटी शीना इसके कान के करीब होंठ लाकर सरगोशियाना अंदाज में बोली थी। फिर उसने दिलरुबा अंदाज में कहते हुए अपनी शहादत की उंगली एक अदा से लियो के वजह चेहरे पर फेरी थी, जबकि दोबारा अपने सीने से लिपटी इस ढीठ लड़की की हरकतों पर वो जी भरकर बेसार हुआ था, जो हर मर्तबा उसके सामने आते ही कंबल हो जाया करती थी। उसने एक बार फिर उसे झटक कर खुद से दूर किया था। मेरे पास इतना फजूल वक्त नहीं है जो मैं बिलावजह इस फजूल क्लब में फजूल लोगों के बीच बैठकर बर्बाद करूं। रोशीन, तुम मुझे बता रही हो कि मैं अपने ज़राए से खुद ही इन बंदों का फिर पता ठिकाना मालूम कर लूं। वो रोशीन की तरफ झुककर गुर्राता हुआ बोला। रोशीन जानती थी कि लियो से बिगाड़ कर वो सिर्फ और सिर्फ अपने खसारे का सौदा करेगी। उसे पता था कि रज़ाक के साथ काम करते उस पर बुरा वक्त कभी भी आ सकता था और ऐसे वक्त में बस एक लियो ही था जो उसे रज़ाक जैसे दरिंदे से बचा सकता था। नहीं, नहीं लियो, तुम प्लीज़ शीना की बातों पर ध्यान मत दो। मैं बताती हूँ। तुम बैठो। मगर देखो, जो इन्फॉर्मेशन मैं तुम्हें देने वाली हूँ वो बहुत सीक्रेट है। इन बंदों के आने की खबर बस रज़ाक के कुछ ख़ास बंदों के सिवा मुझे ही है। इसलिए तुम मुझसे वादा करो, इस मामले में मेरा नाम कहीं नहीं आने दोगे लियो, वरना रज़ाक मेरे टुकड़े-टुकड़े करके चीर कौवों को खिला देगा।
रोशीन डरते-डरते बोली, बेफ़िक्र रहो, लियो अपना कूल का पक्का है। इस मामले में कहीं भी तुम्हारा नाम नहीं आएगा। उसने रोशीन को तसल्ली दी। ओके, फिर सुनो। वो दोनों रोशीन बोलने ही लगी थी कि लियो के पास खड़ी इस हसीन बला ने फ़ौरन पलटकर रोशीन के लबों पर अपना सुर्ख नेल पॉलिश से सजा मोमी हाथ जमा दिया था। शीना को पता था कि लियो रोशीन से अपने मतलब की इन्फॉर्मेशन लेकर एक सेकंड वहां रुके बिना फ़ौरन चला जाएगा, जबकि शीना कुछ और देर और लियो को वहां रोकना चाहती थी। इतनी जल्दी भी क्या है रोशीन? मिस्टर लियो को इतने काम की इन्फॉर्मेशन इतनी आसानी से कैसे दे सकते हैं हम? इस इन्फॉर्मेशन को हासिल करने के लिए थोड़ी बहुत मेहनत तो करनी पड़ेगी। वो शरारती आंखों से खुद को घूरते लियो को देखकर बोली, जो उसे घूर कर देखते हुए रोशीन के सामने पड़ी चेयर पर बैठ चुका था। रोशीन से मिलने वाली इन्फॉर्मेशन इसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी। वो चाहता तो उसे अपने ज़राए से अपने बंदों से निकलवा सकता था, मगर इसके लिए इसे आज रात का पूरा वक्त लग जाना था, जबकि आज रात इसका इन बंदों तक पहुंचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, जिसका पता बस रोशीन ही जानती थी। इसलिए वो शीना की चीप हरकतें बर्दाश्त कर रहा था। वो ये भी जानता था कि शीना इसे तब तक ज़िद करती जाएगी जब तक वो उससे कुछ देर वहाँ बैठ नहीं जाता। तभी वो मारे बंदे वहाँ बैठ गया था। इसके बैठते ही शीना भी इसके बिल्कुल पास पड़ी चेयर पर जाकर बैठ गई थी। कैसी मिन्नत? उसने दाईं आईब्रो उठाकर उचकाकर सवालिया नज़रों से अपने पास बैठी शीना से पूछा था। मेरे पास तुम्हारे लिए एक चैलेंज है लियो। तुम मेरा दिया है वो चैलेंज पूरा करोगे तो तुम्हें तुम्हारी पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। वैसे भी मैंने सुना है कि लियो को चैलेंजेस एक्सेप्ट करने का बहुत जुनून की हद तक शौक है। क्या तुम मेरा दिया हुआ चैलेंज पूरा करोगे? इसके पास बैठी शीना मजे से मुस्कुराकर बोली थी। बिल्कुल ठीक सुना है तुमने शीना। आई लव चैलेंजेस, बट मैं चैलेंज इन्हीं लोगों से एक्सपेक्ट करता हूँ जिनके साथ से मुझे दिलचस्पी होती है, यानी ऐसे लोग जो मेरी पसंद और मेरे स्टैंडर्ड के होते हैं। तुम ना मेरी पसंद हो, ना ही मुझे तुम्हारे साथ में ज़रा बराबर दिलचस्पी है और ना ही मेरा स्टैंडर्ड तुमसे मैच करता है। वो शीना की आंखों में देखकर साफ गोई से बोला था, इसका मतलब तुम डर चुके हो कि कहीं मैं तुम्हें कुछ ऐसा ना करने को कह दूं जिसे तुम पूरा ना कर सको। इससे साबित होता है कि लियो एक डरपोक शख्स है। अफ़सोस। शीना मस्नुई तासुब से नफ़ी में सर हिलाते हुए बोली। वो जानती थी कि वो इतनी जल्दी हाथ आने वाली शय नहीं था, इसीलिए वो इसे घेरना चाह रही थी। जबकि शीना की बात सुनकर वो तंज़ी अंदाज़ में मुस्कुराया था। वो चाहता तो अभी शीना के दिमाग को ठिकाने लगा सकता था, मगर इस मामूली लड़की की आँखों में फैला तमस्खुराना तासुर उसे पसंद नहीं आया था। तभी उसने लम्हों में इसका चैलेंज एक्सेप्ट करने का फ़ैसला कर लिया था। ऐसा है शीना कि तुम इस खेल की नई खिलाड़ी हो, मगर लियो ये खेल ना सिर्फ कई बार खेल चुका है, बल्कि हर बार शानदार फतह भी इसका मुकद्दर बनी है। इसलिए मुझे उकसाने की कोशिश मत करो। मैं चाहूँ तो अपने स्टाइल में रोशनी से सारी इन्फॉर्मेशन निकलवा कर यहाँ से आसानी से जा सकता हूँ, बिना तुम्हारी किसी बेढंगी बात या वाहियात हरकत को खातिर में लाए। और मुझे अपनी सलाहियतें तुम पर ये साबित करने की ज़रूरत है कि मुझे चैलेंजेस पूरे करने का क्रेज़ है या नहीं। मगर अब जब तुमने मुझे डरपोक होने का ताना दे ही दिया है, तो इस अब मैं तुम पर ये साबित करके जाऊँगा कि अल्लाह की सियात के सिवा लियो को किसी से डर नहीं लगता। फिर चाहे वो कोई भी मखलूक हो, दरिंदे या इंसान के रूप में घूमते असल दरिंदे। मैंने डर कर कभी किसी के आगे घुटने नहीं टेके, तुम तो फिर एक मामूली सी लड़की हो। तुमसे मैं तुम्हारे किसी भी चैलेंज से मैं डर जाऊँगा? ऐसा सोचना भी मज़ाक से सिवा कुछ नहीं है। खैर बताओ, क्या चैलेंज है तुम्हारा?